हेलो बच्चों। तो आज अपना ये दूसरा क्लास है इंटीग्रल कैलकुलस के, जो हम लोग डाउट डिस्कस कर रहे हैं, उसकी दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 9 डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। देखो 30 नंबर तक के डाउट्स में अगला क्वेश्चन है 11, 12, 17, 21, 26, 27 और 29। इतने क्वेश्चन टोटल डाउट्स हैं। ये 30 नंबर तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग को अभी तक कहाँ तक का सीट मिल चुका है? 44 नंबर तक के सीट मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो आप लोग का डाउट आप लोग पूछे हो, ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम लोग 2-3 कंसेप्ट सीखेंगे और रिवाइज भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 डाउट है। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं ये सवाल, जिसके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, वो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो, खुद से ट्राई करो। होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। देखो मैं ना सॉरी, ऑप्शन को मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन लिख लो आप लोग। जिस भी बच्चे के पास सीट है, जो मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं, उनके पास तो सीट होगी इस क्वेश्चन की। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सवाल लिख लीजिए और ऑप्शन भी लिख लीजिए। मैं ऑप्शन को यहाँ पे रफ करूँगा क्योंकि अपने पास क्वेश्चन, मैं वैसे क्वेश्चन को भी रफ कर दूँगा, जगह नहीं है मेरे पास बोर्ड पे, तो इसको लिख लो पहले। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये y इक्वल टू एफ एक्स मतलब ये जो कोई फंक्शन होगा x का, तो वो ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो दिया हुआ है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कोई एफ एक्स, कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, सही बात। इन -1 to 1, ओके, मतलब x बिलोंग कर रहा होगा -1 to 1 उसमें। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है सेटिस्फाइंग, जो सॉल्यूशन है, जो एफ एक्स है, वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको? एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो फाइंड आउट क्या करना है? एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है -√3/2 से लेकर +√3/2 तक। आया समझ में? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे क्या टारगेट है? एफ ऑफ एक्स निकालना। एफ ऑफ एक्स पहले निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो चलो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ, dy/dx प्लस x अपॉन x² -1 इंटू वाई इक्वल टू x⁴ प्लस 2x अपॉन √1 - x²। यही है। देखो मैं बता चुका हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करो कि क्या वो होमोजीनियस है। अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो उसके बाद लीनियर चेक किया करो कि क्या दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है कहीं। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले ये चेक करना है ये होमोजीनियस है या लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो सिंपल है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है dy/dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे p और q क्या होता था बच्चों? p और q या तो फंक्शन ऑफ x होगा, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और या तो p और q कोई कांस्टेंट होगा, एनी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, p भी x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है। आई बात समझ में? सबसे पहले होमोजीनियस ढूंढना है, फिर लीनियर देखना है, लीनियर तो नहीं है। अच्छा, लीनियर के जस्ट बाद बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, कहीं ये बर्नौलीज तो नहीं है। बता चुका हूँ, जिसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर पाते थे, है ना, वो होता था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो देख लेना। तो ये अपना लीनियर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लीनियर को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, पी का वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और एफ एक्स निकाल के होगा क्या? उसको इंटीग्रेट करके वही तो आंसर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? एफ एक्स निकाल रहे हैं, मीन सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻p का वैल्यू क्या है? x अपॉन x² -1 dx। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली देखो तो मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूँ तो अपने पास
जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ एफ एक्स होता है टू द बेस ई। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे मैं क्या इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, तो 2x था, 2x बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लिए। अच्छा, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको टी लेट कर लो, तो बन जाएगा वहाँ से भी एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 आ जाएगा, तो भी हो जाता। ठीक है, तो आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ से, ई की पावर वो हाफ लॉग टू दी बेस ई एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ गया समझ में? अब सुनो, देखो यहाँ से ये जो पावर में हाफ, ये जो हाफ है ये इसके पावर में चला जाएगा, है ना? तो मैं ले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए तो फिर इसको रफ करेंगे। लिखो यहाँ तक पहले। हाँ तो लिख लिए, नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से मैं मॉड को हटाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी कोई वेरिएबल, मतलब एक्स का टर्म जैसे मान लो वाई हो, मतलब कोई वेरिएबल अननोन क्वांटिटी मॉड से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में निकालते हैं। अगर मुझे पता होता है, देखो जैसे मान लो कि x को बाहर निकालेंगे मॉड से, तो ये प्लस एक्स भी निकलेगा बाहर, माइनस एक्स भी निकलेगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो प्लस में निकलेगा और x निगेटिव होगा तो माइनस में निकलेगा, ऐसे जानते हैं। अगर कोई नंबर को डायरेक्ट निकालते हैं तो बताया हूँ, कारण भी बता दिया हूँ। कोई भी नंबर को अगर जैसे मान लो -2 को मॉड से बाहर निकालेंगे, -2 जो मॉड से बाहर निकलेगा वो माइनस ऑफ एक्स निकलेगा। तो x है -2, तो माइनस ऑफ x की वैल्यू -2, तो इसीलिए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +2 हो जाता है। ठीक है, ये तो अलग बात है, ये सब बताया हुआ है। नाउ तो अब हम लोग देखेंगे कि x स्क्वायर -1 पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको स्विच कर दूंगा, मतलब 1 - x² कर दूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ मॉड के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। क्यों? देखो a - b का मैग्नीट्यूड जो होता है वही b - a का होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। जैसे मान लो मैं लिखा 5 - 3 का मॉड 2, या 3 - 5 का मॉड लिख लो, ये भी 2 ही होगा, है ना? -2 आएगा तो -2 का मॉड 2। तो मैं इसको क्या उलट के लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अच्छा मेरे पास सवाल तो लिखा हुआ है, ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, अभी समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया अपना e की पावर हाफ लॉग टू दी बेस e। मैं इसको x² - 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 - x² लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकते हैं? अच्छा, अभी उस प्रॉपर्टी से 5 - 3 = 3 - 5 लिख सकते हैं। क्या मैं मॉड को हटा के यहाँ पॉजिटिव कर दूँ? अब देखो वो क्यों कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है अपना डिफाइंड है -1 से 1 के बीच, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच बिलोंग कर रही है ना? तो -1 से 1 के बीच, तो कोई भी नंबर अगर -1, तो इसका मतलब x इस, देखो यहाँ पर एक जादू है कि अगर कोई नंबर -1 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा होता है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। -1 के लेफ्ट साइड और 1 के राइट साइड अगर कोई नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और ग्रेटर हो जाता है। बट -1 और 1 के बीच कोई नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ x² करूँ तो x² तो और भी छोटा हो जाएगा 1 से, है ना? और भी छोटा हो जाएगा 1 से। तो 1 - 1 बड़ा x² से या x² बड़ा 1 से, तो यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन x², तो 1 - x² तो पॉजिटिव होगा। तो मैं इसको मॉड हटाऊँगा यहाँ से, है ना? यहाँ से अगर हम मॉड हटाएंगे तो मैं 100% यहाँ पे पॉजिटिव में बात, जैसे x से मॉड हटाते थे तो प्लस माइनस में भी अगर x निगेटिव होता था तो माइनस में x निकालते थे। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव या निगेटिव? तो ये तो पॉजिटिव है तो प्लस में निकालते हैं बाहर मॉड से, ठीक है ना? तो मॉड को यहाँ से हटा सकते हो। तो ये हो गया log ऑफ टू दी बेस e 1 - x²। नाउ क्या ये पावर इसके जो ये मल्टीप्लाई में इसके पावर में जाएगा? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर log टू दी बेस e 1 - x² का हाफ का मतलब स्क्वायर रूट। ये दोनों बेस सेम, ये भी सेम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म, सॉरी, और सिर्फ ये बचेगा ना, सिर्फ ये टर्म बचेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू √1 - x²। आया समझ में? हो गया ना? बस सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना,
इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेट, सब याद होना चाहिए एकदम होठों पे, ठीक है, इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ये होता है। तो यहाँ से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x का फंक्शन निकाल रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स निकाल रहे हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है एफ एक्स का। अच्छा q का वैल्यू देखो क्या है, ये q का वैल्यू है, तो q का वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 2x इंटू डी एक्स, सॉरी, अब इसको इंटीग्रेट कर दो अलग अलग करके, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, तो कट जाएगा 2 2, तो ये हो गया। क्या मैं y इक्वल टू लिख सकता हूँ, y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटू, ये अपॉन में जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, तो यही आ गया y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स अपना तैयार हो गया। आई बात समझ में। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, कितना मज़ेदार सवाल है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या सीखे, ये हम देखना कि मॉड से मैं स्प्लिट भी a माइनस बी को b माइनस ए भी लिख सकते हैं, ये हमारा रिवाइज हो गया। ये पावर में गया, मॉड से क्यूब प्लस में प्लस हो में बाहर निकलेगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 दी हुई थी, लिखा हुआ है ना, इन -1 से 1, मतलब ये x की वैल्यू, वो इसलिए भी लिखा है x की वैल्यू -1 से 1, ये x की वैल्यू है -1। यहाँ पे सवाल वाला जो देने वाला अपने आप को बचा लिया कि आप पूछ सकते थे ना, बताओ भैया x क्या है, ये तो इमेजिनरी भी हो सकता है ना, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो x स्क्वायर 1 से और बड़ी, तो 1 माइनस 1 से कोई बड़ी नंबर तो निगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आने का मतलब इमेजिनरी हो जाता, तो इसलिए ये x की वैल्यू -1 से 1 बिलोंग कर रही है यहाँ पे, ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया अपना हाँ यहाँ तक निकाल लिया, अब इसी को इंटीग्रेट करना है, लिखो ये पहले। अच्छा हाँ, लिखने से पहले देख लेना, यहाँ पे इंटीग्रेशन किए तो प्लस सी भी आएगा ना, ये प्लस सी भी आएगा ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सी की यहाँ अभी नहीं इंटीग्रेट करना, अभी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तुम लोग शायद देख लिए होगे, सिली मिस्टेक मेरी, अगर खुद से कोशिश किए होगे तो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हाँ ठीक है, सी अपना ऐड हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सी की वैल्यू सर क्या होगी, सी की वैल्यू निकालने का कुछ तो दिया होगा, सवाल में दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है सवाल में, ये मैं रफ कर दिया हूँ, मतलब x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, ऐसा सवाल में दी हुई है। देख लो क्वेश्चन, अगर लिखे हो कॉपी पे, तो नहीं लिखे हो वीडियो को पीछे करके देख लो। तो वो हमें ना c का वैल्यू इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है कि c का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। अभी इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले c की वैल्यू निकालनी है फिर इंटीग्रेट करनी है। तो लिखिए पहले यहाँ तक। नाउ देखो ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, यही है ना, यही तो है y इक्वल टू एफ एक्स। वाई एक तरफ है और एक तरफ x का फंक्शन है। अब अपने को क्या दिया हुआ है सवाल में, अब देखो लिखो नाउ एज, जैसा कि f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 0, मतलब ये वैल्यू बच्चों x की है और ये वैल्यू y की है। x की वैल्यू 0 इनपुट डाला तो आउटपुट y मिला। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम यहाँ रखते हैं, मान लो इसको कुछ नाम दे दें, चलो फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो y की वैल्यू को 0 रख दो, है ना, तो x की वैल्यू भी देखो हर जगह तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 का पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c। तो c का वैल्यू क्या आता हुआ दिख रहा है 0, c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो सो y इक्वल टू वॉट, y इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये अपना क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया, मतलब एफ एक्स आ गया। अब आ गया एफ एक्स, अब c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, लिखिए
यहाँ तक लिखना है, ये तो लिख लिए होगे ना, इसको ये एज करके लिखो, फिर ये लिख लो। तो ये हो गया। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड एफ एक्स निकल गया, यही तो है y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू यही है। तो निकालना क्या था, एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कहाँ से, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 से लेकर प्लस में स्क्वायर रूट 3/2 तक। ठीक है, चलो रखते हैं। तो ये हो गया -√3/2 से लेकर प्लस ऑफ √3/2। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x की पावर 5/5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, देखो अब क्या करो, यहाँ पे ना सेपरेट कर दो, इनको अलग अलग कर दो। अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो ये हो गया √3/2 माइनस में प्लस √3/2, एक्स की पावर 5/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस माइनस ऑफ √3/2 से लेकर प्लस ऑफ √3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब सुनो, इन दोनों में ना इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, -a से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स की दो वैल्यू होती है। क्या क्या होती है बच्चों, बताओ, एक मिनट मार्कर चेंज कर लो। क्या क्या होती है, एक वैल्यू तो अपना क्या होता है 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स, 0 से लेकर a हो जाता है। ठीक है, -a से a में जाने में रास्ते में 0 भी मिलता है, इस तरीके से याद करवाया था। तो 0 से a ट्वाइस ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, या फिर इसकी वैल्यू 0 भी होती है। ये कब होती है, इसके इक्वल कब होती है, जब एफ एक्स इवन फंक्शन होता था। और 0 कब होता है, दिस इक्वल टू 0 कब होता है, जब एफ एक्स क्या होता था, ऑड फंक्शन होता था। अब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है तो इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं, है ना। अब सुनो, फिर सर ये इवन ऑड कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक्स की जगह पे इसको देखो, एक बार मैं करवा देता हूँ फिर से। अगर मैं इसको एफ एक्स बोलूँ तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर 5 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स का पावर 5 हो जाएगा, तो वो माइनस का पावर 5 माइनस ही रहेगा, एक्स का पावर 5 अपॉन 5 इंटू √ यहाँ भी एक्स का पावर वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये तो माइनस पहले से है ही, ये हो गया। तो देखो जरा यहाँ पे ये क्या एफ एक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखना, ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इट मीन्स व्हाट, कि एफ एक्स अपना ऑड फंक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ पे रखो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहाँ भी ये एज इट इज़ रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑड फंक्शन, ये अपना क्या है, ऑड फंक्शन है। आ रहा है समझ में। तो ये तो समझाने के लिए लिखा था ये सब, आई थिंक रिवाइज हो गया होगा। अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस के मिसलेनियस प्रॉब्लम देख रहे हो तो मैं ये तो मान के चलूँगा ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ वगैरह पता होगा। तो ये क्या होगा, ये ऑड फंक्शन है अपना, ये क्या है, ऑड फंक्शन है ना। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या, लड्डू हो जाएगी। आ जाओ इधर, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर a क्या है √3/2, 2 इंटू ये हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन आप या तो न्यूमेरेटर में -1 + 1 करके कर सकते हैं, या मैं बता चुका हूँ पहले, अगर कहीं पे भी a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x इक्वल टू a sin थीटा रख के सॉल्व करो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से सॉल्व करूँगा, -1 + 1 करके भी यहाँ कर सकते हो। डिनोमिनेटर जैसा एक्सप्रेशन ऊपर बनाने की कोशिश करो तो वैसे भी हो जाएगा, और इस तरीके से भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, लिख लो, मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। इसको बस इंटीग्रेट करना है। नाउ चलिए अब रखते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इक्वल टू साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये पढ़े हुए हैं कि अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, यहाँ पे गलती मत करना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब लिखो फॉर
फॉर लिमिट, ये देखो ये x की वैल्यू होती है, d के साथ जो होता है ना वही होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब x का वैल्यू 0 होगा तो x क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 के इक्वल हो गया। इट मीन्स थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है ना। ये थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अगला है अगर x की वैल्यू √3/2 होगी तो मतलब √3/2 इक्वल टू साइन थीटा, x को ही साइन थीटा माने ना, तो x की जगह पे √3/2 रख दिया और ये साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, और ये क्या देगा, साइन इनवर्स √3/2, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, π/3 है ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो गया, यहाँ पे 0 से π/3, x का वैल्यू क्या माने हुए हैं, साइन थीटा ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो बच्चों ये 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। नाउ अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को याद है, देखो हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, मैं इनडेफिनिट जब इंटीग्रेशन अपन स्टार्ट किए थे हम लोग क्लास में पढ़ाए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको पहले कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो थीटा/2 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन 2 थीटा/2, एक 2 पहले से है 4 हो गया, ठीक है 4 हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर π/3, अपर लिमिट रखो माइनस लोअर, पहले अपर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा थीटा है थीटा/2, मतलब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो π/6 माइनस ऑफ साइन 2π/3/4, अपर माइनस लोअर, लोअर लिमिट 0 रख दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0/2 0 माइनस ऑफ साइन 0/4, तो साइन 0 भी 0 ही होता है, ये तो ओवरऑल ये तो पूरा 0 ही होगा बच्चों, ये टोटल टर्म 0 होगा। तो यहाँ से आ गया π/6 माइनस ऑफ साइन 2π/3 मतलब कितना डिग्री, 120 डिग्री, साइन 120 कितना होता है, साइन 120 जो साइन 60 होता होगा, है ना, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/, तो ये हो जाएगा √3/8। आई बात समझ में, क्या ऐसा ऑप्शन था क्या, मेरे पास सीट है, मैं सीट में चेक कर लेता हूँ, है ना, अपने पास तो सीट है, लिख लो, मैं एक बार सीट में चेक कर लेता हूँ बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, π/3 ऑप्शन में नहीं है, 1 मिनट में रीचेक कर लो। अच्छा रीचेक क्या करना, यहाँ पे 2 भी तो चल रहा था पहले से, 0 से ए जाते हैं, 2 × 0 जब इवन फंक्शन होता है तो 2 × 0 होता है ना, 2 एक अपना छूट रहा था, रीचेक क्या करना, 2 बाहर चल रहा है एक, ये क्या होता है ना, क्वेश्चन बड़ा था और मैं थोड़ा स्पीड बताने लगा तो इसीलिए थोड़ा सिली मिस्टेक हो, देखो हो जाता है, तो आराम से किया करो सवाल। 2 × ये हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा π/3 माइनस ऑफ, अच्छा मैं ना ऑप्शन देखा, ऑप्शन में ना मुझे कहीं भी ऐसा नहीं देखा, फिर मैं ध्यान से देखा, अरे यार 2 छूट रहा था, तो ये हो गया π/3 अंडर √3/4, है ना। ये है अपना ऑप्शन नंबर बच्चों, मेरे पास सीट है, मैं आपको सीट दिखा दूँ, मेरे पास ना क्वेश्चन मेरे हैंड रिटन में मैं लिखा हूँ, एक एक करके देखिए सीट में क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, मेरे जो भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको ये क्वेश्चन दिया हुआ हूँ। तो ये हमारा ना ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन बी हमारा सही है, और ऑप्शन बी में ऑप्शन डाला भी हूँ आंसर, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। लिखो फिर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, 12 डाउट है क्या, हाँ डाउट है, 12th नंबर डाउट है ना, लिख लो पहले से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हो गया अपना। 12th नंबर का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को ना, और क्योंकि 12th नंबर सवाल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पे है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है ये समझा देता हूँ, समझ लेते हैं, फिर से तुम लोग खुद से फिर वो क्वेश्चन कर लोगे। देखो ट्रेजेक्ट्री का कहीं ना कहीं मतलब होता है पाथ, रास्ता, फिजिक्स में मैकेनिक्स में बहुत सारा आपको आया होगा ट्रेजेक्ट्री वर्ड वगैरह, ठीक है।
तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, मतलब समझो उसका सिनोनिम्स है पाथ, ठीक है। और तो ये वर्ड है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल का कहीं ना कहीं मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर बोलो। तो जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कुछ परपेंडिकुलर वाला पाथ, ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, हम लोग पढ़े जैसे सर्कल में भी ऑर्थोगोनल वर्ड आया होगा, दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, ठीक है, आपस में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कुछ परपेंडिकुलर वाला पाथ। तो देखो समझते हैं क्या होता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा पाथ होता है जो किसी दिए गए फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर पे परपेंडिकुलर हो साथ ही साथ। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल है, सर्कल का एक जनरल इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। मैं जान के ये ले रहा हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए। तो अगर मैं इस सर्कल को बनाऊं तो सर्कल यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, मान लो रेडियस कुछ भी होगा। अगर मैं रेडियस 1 लूँगा तो कुछ, मान लो ये 1 है, रेडियस 1,0 है तो ये होगा। अगर 2 लेंगे तो कुछ और बड़ा रेडियस बनेगा, 3 लेंगे तो और कुछ बड़ा सर्कल बनेगा, रेडियस नहीं बनेगा। 4 लेंगे तो इसका मतलब ये जो है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक जनरल इक्वेशन है। मतलब इस फैमिली ऑफ सर्कल का ये आर की अलग अलग वैल्यू रखने पे ये अलग अलग सर्कल मिल रहा है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स बनाने की कोशिश करूँ तो y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसे बनेगा, बताओ बनेगा। मतलब वो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन। और हम जानते हैं, ये देखो ये जो सेंटर ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है ना, ये सारे सर्कल का सेंटर जो ओरिजिन ही है। तो ये जो लाइन, ये जो अलग अलग सर्कल हैं, ये फैमिली ऑफ सर्कल है ना, ये फैमिली ऑफ सर्कल है। ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल है। तो फैमिली ऑफ सर्कल पे देखो, जैसे मैं बनाया y इक्वल टू एक्स, हम जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर सर्कल के सेंटर से पास करता है तो वो सर्कल का नॉर्मल कहलाता है। तो ये पहले वाले सर्कल के भी सेंटर से पास कर रहा है, दूसरे वाले, तीसरे, हर सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल टू एक्स, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। मतलब ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन का पाथ, ये एक ट्रेजेक्ट्री है, ऑर्थोगोनल वाला ट्रेजेक्ट्री। किसके लिए? इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए। इस कर्व का क्या नाम है? सर्कल। तो एक ऐसा पाथ, एक ऐसा कर्व, एक ऐसा लोकस जो किसी फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर पे परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कि किसी एक पे हो दूसरे पे नहीं हो। अब जैसे मान लो मैं एक कर्व, फैमिली ऑफ कर्व बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, बहुत सारा। तो एक ऐसा लोकस या एक ऐसा स्ट्रेट लाइन या कुछ भी लोकस, पाथ, रास्ता, कुछ भी, वो जो हर मेंबर पे परपेंडिकुलर हो, सब पे परपेंडिकुलर हो, तो उसको बोलते हैं, तो ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। आ गया होगा समझ में? इसी को कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, जो परपेंडिकुलर वाला पाथ। मतलब अच्छा, इसका मैं डेफिनेशन अच्छे से अभी समझा देता हूँ, फिर लिख दूंगा, आप लोग लिख लेना वीडियो को पॉज करके। समझ गए? अब सुनो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सवाल में यही है मेरे ख्याल से। तो देखो, सबसे पहले जो जिस भी फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना होगा, उस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो। क्या कर दो? उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो। मान लो मुझे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये सर्कल का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएशन करना होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे उसमें जो ये dy बाई डी एक्स है, कुछ भी आएगा, यहाँ समथिंग कुछ रहेगा। इस dy बाई डी एक्स को dx बाई डी वाई माइनस ऑफ dx बाई डी वाई से रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर देना। अब इधर जो रहेगा वही यहाँ भी रहेगा एज इट इज़, बट इस वाले टर्म को फिर से अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो भी मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन का लग रहा होगा वहाँ पे ये मेथड लगा के फिर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो एक इक्वेशन मिलेगा अपने को y और x में। उसी इक्वेशन को हम बोलेंगे, वही इक्वेशन इस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कहलाएगा, या वही इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। आई बात समझ में? अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ऐसा एक ट्रिक बता देता हूँ कि याद रहेगा कैसे। देखो, अगर मैं इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करूं तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आता है? वो उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप आता है। अगर इस कर्व का
इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स है, तो इस कर्व के नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, dx बाई डी होगा माइनस में। क्यों, कर लो यार, पलट लो, अपन जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं, m1 इंटू m2 माइनस वन के इक्वल कब होता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, और अगर टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, रिवर्स करके माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ऑफ dx बाई डी। तो ये जो होगा ये कहीं ना कहीं उसके नॉर्मल का स्लोप है। हो गया, याद आ गया, उसको रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे एज इट इज़ जो इक्वेशन यहाँ पे जो रहेगा इस साइड तो रहेगा ही वो, इसको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है बस उसको सब्सटीट्यूट कर देना है, रिप्लेस कर देना है माइनस ऑफ dx बाई डी से, मतलब स्लोप को कन्वर्ट कर देना है नॉर्मल के स्लोप में, एंड देन इंटीग्रेट, सॉरी यस इंटीग्रेट, सॉल्व कर देना है। आई बात समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं रफ करता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, और उसका एल्गोरिथम वन बाय वन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन नहीं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लिख देंगे। वो क्या है, अभी ना रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं 1:30 बजे ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो थकावट आ रही है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी। 1:30 बजे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर से क्या होता है, क्लास चलता है, लाइव क्लास, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभी नींद भी आ रही है, वीडियो भी बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो पहले इसको रफ करता है, फिर इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आप लिख लेना एक बार, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जो मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में पढ़ाया, समझाया, मैं लिख दिया। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, देखो क्या जो सिखाए हैं समझाएं वही ये लिखा हुआ है। एनी कर्व विच कट्स, कोई भी कर्व, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है जो फैमिली ऑफ सर्कल को कट कर रहा था, स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट कर्व होता है। एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स, कोई फैमिली ऑफ बहुत सारे कर्व का एक फैमिली है, बहुत जैसे सर्कल का एक फैमिली है, फैमिली ऑफ सर्कल, तो उस कर्व के एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। समझ गए ये चीज़, समझा दिया हूँ। जैसे y इक्वल टू एक्स, यही ऑप्शन लिया था मैं, y इक्वल टू एक्स इज एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एल्गोरिथम फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मीन्स इसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे सॉल्व, मतलब फाइंड आउट करेंगे, इसी का एल्गोरिथम है ये। स्टेप 1 में जिस भी कर्व, फैमिली ऑफ कर्व का आपको निकालना होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, पहले उस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी किसी फैमिली ऑफ कर्व का फाइंड आउट करते हैं तो उसको कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं, जितने नंबर ऑफ उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे तो ये याद रखा होगा आपको, ठीक है। तो करना क्या है, पहले फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, जिस भी फैमिली ऑफ कर्व्स का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है उस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट करना होता है, या पैरामीटर बोलो उसको। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी से। क्या है ये, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर देंगे। जो भी बनेगा वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही देगा, उसको फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास एक एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगा। तो वही क्या होगा, अब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, जो स्टेप 2 में अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे स्टेप 2 में, उसको फिर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, अपन इस पर जो क्वेश्चन नंबर डाउट पूछो 12th वो क्लियर हो जाएगा, कर लेंगे, लिख लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12th है, ये डाउट था आप लोग का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे। तो कैसे करेंगे इसका, किस डिफरेंस है, कौन से फैमिली ऑफ कर्व का, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर एक फैमिली ऑफ कर्व है, इसी कर्व का अपने को क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अच्छा ये क्या है, ये अपना पैराबोला है, फैमिली ऑफ पैराबोला है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो क्या करना, कितने बार डिफरेंशिएशन करें, एक बार, क्योंकि एक ही इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, तो एक बार करना होगा। डिफरेंशिएट कर दें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी इंटू 2x, सॉरी 2x इंटू सी हो जाएगा। अब यहाँ से काम करो, c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू हो जाएगी c इक्वल टू 1/2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसको 1 मान लो, और फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में चलेंगे, c का वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, ऐसे ही निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एनसीईआरटी में 12th में हो गए
अरे 12th में ही हो गया ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का। एनसीईआरटी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला या दूसरा एक्सरसाइज है वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ना, तो आता होगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सी का वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट पुट सी का वैल्यू रख दो इसमें। सी का वैल्यू क्या है 1/2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर, एक एक्स चला गया तो y इक्वल टू डी वाई, एक मिनट, x/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज वॉट, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द दिस फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व का जिस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना होता है, पहले उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। अब क्या करेंगे, रिप्लेस, यहाँ से क्या करना है, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, इसको रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x/2 माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। आई बात समझ में, यहाँ हो जाएगा सॉल्व। चलो यहाँ पे बच्चों ये पहले करना है, फिर ये करना है, अब लास्ट में लिख रहा हूँ, सुनो ध्यान से, पहले ये फिर ये फिर ये नहीं कि लिखना और यहाँ से स्टार्ट हो जाना। इसको सॉल्व करते हैं, y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 x डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए तो y² 2 माइनस ऑफ x²/4, ये बाई 2 देगा, एक 2 पहले से है, प्लस c इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में देखो क्या है, एक काम बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y² 2 इक्वल टू x² प्लस 4c/4, तो 2c ये कट गया, तो 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 2y² इक्वल टू माइनस ऑफ x² प्लस 4c, है ना। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चलो बच्चों, x², चलो ये हो जाएगा, ये x² को इधर लाते हैं, तो ये x² प्लस 2y² इक्वल टू 4c। देखो तो देखो कांस्टेंट टर्म कैसा भी हो सकता है, पहले ये देखो x² प्लस 2y² कहीं है, x² प्लस 2y², है ना। ऑप्शन ए में ही है x² प्लस 2y²। अब कहोगे सर यहाँ पे तो 2c है अपना, तो 4c आ गया। अरे c तो कोई अननोन कांस्टेंट था ना, तो उसको 2c मान लो, ठीक है ना। इसको मैं 2c भी मान सकता हूँ, कांस्टेंट है ना। ये 2c क्या है, अपन तो c माने, मैं यहाँ पे अगर c डैश मानता तो मान ये c डैश आता, 4c डैश, लेट से 4c डैश इक्वल टू 2c, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हो। तो ऑप्शन अपना ये बस कंफ्यूज करवाने के लिए 2c लिख दिया है। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन हम लोग चेक कर लें, हाँ ए है इसका करेक्ट आंसर, ओके। और अब अपना नेक्स्ट डाउट है, आप लोग मेरे से नेक्स्ट डाउट पूछे हो। 3 क्लियर हो गया था, 3, 7 और 9 लास्ट क्लास में क्लियर हो गया था, आज से क्लास में 11 और 12 क्लियर हो चुका है ना। अब कौन सा क्लियर करना है, क्वेश्चन नंबर 21 लिख लो, फिर करते हैं वो।